Dear students, you are most welcome in our today class. We are going to study here Coulomb's law of electric force. बड़ा आसान सा और बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है Coulomb's law. बेसिकली यहीं से आगे काफी सारी चीजें हम लोगों को मिलती हैं. देखिए, कूलम साइंटिस्ट हैं और इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन किया रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. इनके सारे के सारे लॉज जो भी हैं, अभी तो हम लोग कूलम्स का लॉज सिर्फ फोर्स के लिए पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे लॉज जो हैं वो एक्सपेरिमेंट बेस है. इन्होंने क्या किया, कोई भी दो पॉइंट चार्जेस को कंसीडर किया और उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को डिस्कस किया. मैं एक छोटा सा डायग्राम यहां दे रहा हूं. इस डायग्राम में चार्ज Q1 यहां ने और Q2 आर डिस्प्लेसमेंट अपार्ट. कीप इन माइंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स फोर्स, हेंस वी विल टेक डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस. तो उन्होंने दो चार्ज कंसीडर किए Q1 Q2. ध्यान है इनके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों ही ये पॉजिटिव चार्ज है और इनके बीच के डिस्प्लेसमेंट को इन्होंने आर कहा. ये डिस्प्लेसमेंट सेंटर टू सेंटर है. जो भी चार्ज है, वैसे तो चार्ज भी हम लोगों ने यहाँ पे या कूलम ने पॉइंट चार्ज लिया है, लेकिन ये सेंटर टू सेंटर है. इन्होंने डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जब एक ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से इनको मिली, लाइक दैट. ये क्या इंडिकेट करता है? एक्जेक्टली ये इंडिकेट करता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². बस एक तो इस चीज को यहां ले लिया, ये हो गया. दूसरा, जो इनके बीच में लगने वाला फोर्स है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इन दोनों चीजों को उन्होंने रिजेंबल किया और रिजेंबल करके SI सिस्टम में सारी चीजों को कंसीडर किया तो फोर्स की वैल्यू निकल के आई F इक्वल्स टू एनी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K Q1 Q2 ओवर r². अब K के बारे में हम लोग बात करना चाहें तो बेसिकली अगर हम SI सिस्टम में बात करते हैं तो K की वैल्यू होती है यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको हमने डिफाइन कर रखा है. एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एक्जेक्टली नॉट लगाया हुआ है, ये फ्री स्पेस के लिए लगाया हुआ है. फ्री स्पेस बोले तो वैक्यूम. हालांकि वैक्यूम का एस्पेक्ट जैसा हम लोग समझते आ रहे हैं कि एक ऐसा प्लेस जहां पे कुछ नहीं है, यानी एयर भी नहीं है. तो देखिए वहां से थोड़ा सा फर्क कॉन्सेप्ट है. आगे कभी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए वैक्यूम का क्या मीनिंग होता है, लेकिन एट प्रेजेंट हम ऐसा ही मान के चलते हैं कि एक ऐसा मीडियम जहां पे कुछ भी नहीं है. सो दैट इज टर्म्ड एज फ्री स्पेस. इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये परमिटिविटी जो वर्ड बना है वो कहीं ना कहीं परमिट से बना है. अभी परमिटिविटी है क्या? एबिलिटी ऑफ मटेरियल which determines up to what extent electrostatic force can travel through it. That is electrical permittivity of free space. वैल्यू की बात हम लोग करें, वैल्यू क्या है? वैल्यू यहां डिफाइन पता ही की हुई है, 9 × 10⁹ that is the magnitude. यूनिट विशेष रूप से ध्यान करना है हम लोग, बहुत बार हम लोगों से डिस्कस की जाती है, SI सिस्टम की है नॉर्मल CBSE एग्जामिनेशन में एज वेल एज हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. तो हम लोगों को यूनिट क्या मिलती है यहां? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो बच्चों मैं समझता हूं अब कूलम्स लॉ आपके लिए बड़ा आसान हो गया. F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 over r², where K is a constant that is termed as proportionality constant here. Value 9 × 10⁹ Newton meter square per coulomb square. That is the concept.
बच्चों यहीं से चार्ज की डिफरेंट यूनिट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन देंगे। देखिए यूनिट ऑफ चार्ज की बात हम लोग करते हैं, तो यूनिट ऑफ चार्ज में हम लोग यहां क्या देखते हैं, एसआई यूनिट सिस्टम में यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की बात करते हैं तो कुछ अलग होती है। क्या होती है? स्टेट कूलम। रिलेशन क्या है? रिलेशन है 1 कूलम इक्वल्स टू 3 into 10 to power 9 स्टेट कूलम। दैट इज टर्म्ड एज स्टेट कूलम इज टर्म्ड एज अगेन ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। एक दूसरी यूनिट भी है, दैट इज EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज व्हाट 1/10 एक कूलम इक्वल्स टू 1 कूलम। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की नीड हम लोगों को कंपैरेटिवली काफी कम होती है, लेकिन फिर भी यहां दे रखा है। आपको अगर कभी जरूरत महसूस होती है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। यहां से हम लोगों ने 1 कूलम को एक दूसरी डिफाइन में भी दे रखा है, दैट इज 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर सेकेंड। ये यूनिट बेसिकली जो हमारा फंडामेंटल्स का कॉन्सेप्ट है Q इक्वल्स टू IT, वहां से कंसीडर की हुई है। जरा हम देखने की कोशिश करेंगे। करंट I को छोटी क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा Q/T। यहां से अगर मैं Q को सेपरेट करता हूं दैट इज सॉरी I into T। I करंट को हम लोग SI सिस्टम में एम्पियर से डिनोट करते हैं और T को हम लोग सेकंड से मेजर करते हैं, तो एम्पियर सेकंड, दैट इज एम्पियर सेकंड। इस तरह से हम लोगों को यहां पे यूनिट मिल जाती है। अब जैसा हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी वेक्टर फॉर्म में होगा, तो हमें कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को निश्चित रूप से ध्यान रखना है। जहां भी हम लोग फोर्स निकालने की बात करेंगे हमें इसकी डायरेक्शन जरूर देनी होगी। विदाउट डायरेक्शन ये इनकम्प्लीट होगा। एक एनालॉजी हम लोग यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले यहां देखते हैं दोनों चार्जेस को पॉजिटिव कंसीडरेशन में लिया हुआ है, दैट इज पॉजिटिव Q1, पॉजिटिव Q2। अब Q1 के ऊपर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से? Q2 की वजह से, दैट विल बी टर्म्ड एज F12, read as force experienced by 1 due to 2, force experienced by 1 due to 2। इसी तरह से इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर में लिखता हूं, तो दैट इज R12 की डायरेक्शन हम यहां पे देख रहे हैं, R21 की डायरेक्शन हम लोग यहां पे देख रहे हैं। ये दोनों चीज हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए। एनालॉगस हम लोग यहां डिस्कस करना चाहेंगे F21 को, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 ड्यू टू 1, फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 ड्यू टू 1। मैं इसको वेक्टर नोटेशन देता हूं, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 ड्यू टू 1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा मानते हुए इसके बीच में यहां पे मीडियम क्या है? वैक्यूम है। ये क्या है? वैक्यूम है। Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये मेरा स्केलर पार्ट हो गया। अब डायरेक्शन अगर देनी है तो मेरे को देना है R12। यहां एक बात विशेष रूप से स्टूडेंट्स मेरे को देखनी होगी जो कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज करती है, ग्रेविटेशन हम पढ़ के आए हैं। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब F21 कंसीडर किया है तो यहां R12 आ रहा है, यानी यहां पर 2 1 था और यहां पे 1 2, यानी दोनों चीजों में यहां क्या हो रहा है? एकदम से उल्टा हम लोगों को नजर आ रहा है। तो यहां आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बट कीप इन माइंड डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर रिपल्सिव फोर्सेस देन दिस नोटेशन इज एग्जैक्टली करेक्ट। और जब हम लोग जाते हैं किसके लिए? अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए, तो जब भी अट्रैक्टिव फोर्स की बात होगी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस में पढ़ा था, मैं यहां पे लिखना चाहूं F ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। ये नोटेशन था हम लोगों का स्केलर नोटेशन।
अब अगर मैं इसको वेक्टर रोटेशन की बात करता हूं तो यहां लिखा सपोज मैंने 1 2, तो यहां भी मैंने लिखा था 1 2। कीप इन माइंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो कि हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, तो मैंने यहां माइनस का साइन नहीं लगाया, सिंपल सा ये नोटेशन दे दिया। तो ये बात मुझे यहां पे ध्यान से देखनी है कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो ये नोटेशन 1 2 यहां है तो 1 2 यहां पे होगा, और रिपल्सिव फोर्स है तो ऑब्वियसली अगर ये यहां पे 2 1 है तो ये यहां 1 2 होगा। तो ये बात विशेष रूप से आप लोगों को देखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं यहां तक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग 11th में अच्छे से पढ़ के आए हैं, और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने यहां इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, R21 इक्वल्स टू R12। इस तरह से फोर्स 21 इक्वल्स टू माइनस फोर्स 12। इसका मतलब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो अगर आपसे कभी ये डिस्कस होता है तो आप यहां से दे सकते हैं। अब बात आती है फोर्स की डायरेक्शन के बारे में, बिहेवियरल, कि बिहेवियर में जब हम लोगों को इस फोर्स को एक्सप्लेन करना होगा, डायरेक्शन देखनी होगी, न्यूमेरिकल्स करने होंगे, तो कैसे करेंगे, ये बात जरा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं रिपल्सिव फोर्स के लिए डिस्कस करता हूं और उसके बाद अट्रैक्टिव फोर्स के लिए डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए रिपल्सिव फोर्स के लिए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ड्यू टू टू, इफ इट इज रिपल्सिव देन इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम चार्ज। अब किसके अवे? जिसकी वजह से लग रहा है उसके अवे। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ड्यू टू टू की डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम चार्ज। किसके अवे? जिसकी वजह से लग रहा है, यानी इसके अवे। अब यही चीज मैं अट्रैक्टिव फोर्स के लिए बात करता हूं तो डायग्राम यही बना लेता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पे Q1 ले लिया, यहां Q2 ले लिया, इसको सपोज माइनस ले लिया, इसको प्लस ले लिया। अब अगर यहां मैं फोर्स की बात करता हूं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ड्यू टू टू, चूंकि अट्रैक्टिव फोर्स है तो यहां मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो ऊपर से बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ड्यू टू टू टुवर्ड्स चार्ज। अब टुवर्ड्स, किसके टुवर्ड्स? जिसकी वजह से लग रहा है उसके टुवर्ड्स। जिसकी वजह से लग रहा है उसके टुवर्ड्स। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर कोई बच्चा यहां कंफ्यूज होता है और ऐसा सोचता है कि सर ने तो कहा था क्या, अवे फ्रॉम चार्ज, और वो उसी चार्ज को कंसीडर कर लेता है जिसके ऊपर फोर्स निकाल रहा है, तो देखो ये भी अवे है और ये भी अवे है। तो बच्चे ऐसी गलती नहीं करनी। मुझे अवे तो कहना है, लेकिन किसके अवे कहना है? जिसकी वजह से लग रहा है। टुवर्ड्स तो कहना है, लेकिन टुवर्ड्स किसके टुवर्ड्स कहना है? जिसकी वजह से लग रहा है उसके टुवर्ड्स कहना है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फोर्स निकालने के लिए, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Then we are moving towards a small numerical। मैं समझता हूं फोर्स के ऊपर थोड़ा सा वेक्टर की नॉलेज तो हम लोगों को होनी ही चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। चलिए करने की कोशिश करते हैं। Two similarly equally charged identical metal spheres A and B repel each other with a force 2 into 10 to the power -5 Newton. A third identical charge uncharged sphere C is touched to A, then placed at the midpoint between A and B. Calculate the net electrostatic force on C. का अगर मैं सागर, नो डाउट 2-3 कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहां से क्लियर होते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहां डाला हुआ है। जैसे जैसे वो क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे मैं अपने दिमाग में फ्रेम करूं, सीबीएसई के लिए डायग्राम बनाऊं। देखिए सबसे पहले मैं 2 आइडेंटिकल चार्ज लेता हूं। ये आइडेंटिकल चार्ज ले लिए। आइडेंटिकल का मतलब सिंपल सी बात है, क्या है? रिपेल कर रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। आइडेंटिकल है इसका मतलब इसका साइज, सॉरी इसका चार्ज और इसका चार्ज सेम है। साइज भी दोनों का यानी रेडियस जो है इनकी वो कैसी है? सेम है। इसको उसने A कहा है और इसको B कहा है।
इतना मैंने पढ़ लिया। और इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, वो लगने वाला फोर्स कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। रिपल्सिव है, ऑब्वियसली जब इसके ऊपर निकालूंगा तो ये डायरेक्शन आएगी, इसके ऊपर निकालूंगा तो ये डायरेक्शन आएगी। इतना फंडामेंटल मेरा क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। अब वो यहां से आगे क्या कहता है, ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी, बिल्कुल उतना ही बड़ा एक सी स्फीयर है जिसकी रेडियस उतनी ही है जितने पहले वाले ए और बी की थी, उसको वो लेकर के आते हैं और लाकर के क्या करते हैं सर, लाकर के वो टच कराते हैं ए से, इसके साथ इसको टच कराया और टच करा के क्या कर दिया सर, इसको यहां बीच में रख दिया। कहां रख दिया, यहां बीच में रख दिया। तो देखो बच्चों, पहले तो मुझे ये समझना होगा कि जब मैं दो आइडेंटिकल स्फीयर्स को आपस में टच करूंगा, आइडेंटिकल इन द शेप, तो चार्ज का यहां रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब कैपेसिटी दोनों की सेम है। क्यों सेम है कैपेसिटी, क्योंकि उनका साइज जो है वो सेम है, कैपेसिटी उनकी इसलिए सेम है। तो जो Q1 चार्ज था, अब Q1/2 इस पे आ गया और Q1/2 इस पे आ गया। इस तरह से मेरी अब नई फिगर बनेगी, वो मैं नई फिगर यहां दोबारा से बना के दिखाता हूं आप लोगों को। अब देखिए, एक मेरे पास ए स्फीयर यहां हो गया, दूसरा सेंटर में सी हो गया और तीसरा यहां पे क्या हो गया, बी हो गया। अकॉर्डिंग टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज Q1/2 इस पे हो गया, Q1/2 इस पे हो गया और Q1 इस पे हो गया। जहां तक डिस्टेंस की बात करूं, इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस r थी, ऑब्वियसली ये बीच में रखा है तो r/2 हो गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगेन r/2 हो गई। तो मैं समझता हूं ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब तो आसान सा है क्वेश्चन, अब तो कुछ बचता नहीं। क्या अब मेरे को फोर्स की कैलकुलेशन करनी है, नेट फोर्स की कैलकुलेशन करनी है, किसके ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है, नेट फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। आसान है, कैसे, मैं मान लीजिए इसको ए सी बी कह रहा हूं, तो यहां लगने वाले फोर्स दो होंगे। एक होगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सी ड्यू टू ए, दूसरा होगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सी ड्यू टू बी। डायरेक्शंस की बात करें, सेम चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा। एफसीए की डायरेक्शन क्या होगी, सी के ऊपर लग रहा है, सी के ऊपर लग रहा है किसकी वजह से, ए की वजह से, तो अवे फ्रॉम चार्ज किसके अवे, जिसकी वजह से लग रहा है, तो एफसीए की डायरेक्शन ये होगी, एफसीबी की डायरेक्शन। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सी ड्यू टू बी, बी की वजह से फोर्स लग रहा है, अवे लगेगा, रिपल्सिव है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। अब मैं यहां क्या लिख रहा हूं, एफसीए की डायरेक्शन और एफबीए की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब जब मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा तो निश्चित रूप से एफसीए और एफसीबी इन दोनों का डिफरेंस लेना होगा और डिफरेंस में जो भी बड़ा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, उसमें से छोटे वाले को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा और बड़े वाले की डायरेक्शन प्लेस कर दूंगा। ऑब्वियस है, देखिए डिस्प्लेसमेंट तो दोनों के बीच सेम है, अभी हमने r/2 कहा है, लेकिन जब मैं चार्ज की बात करता हूं तो इन दोनों के बीच में Q1/2 है, जबकि इन दोनों के C और B के बीच में Q1/2 और Q1 है। तो ऑब्वियसली मेरा जो FCB होगा वो बड़ा होगा, तो मुझे यहां लिखना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ CB माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ CA और डायरेक्शन मैं इसको दूंगा किसकी, CB की, डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू CB। तो ये मेरा कंक्लूड है कि मुझे किस तरीके से निकालना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, हमने यहां सॉल्यूशन में दे रखी है, मैं सॉल्यूशन आपको शो करने जा रहा हूं, आप इसको थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट, गुड। चलिए अब मैं इसे हटा रहा हूं और सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। देखिए ये सॉल्यूशन देखिए, हमने पहले यहां फोर्स जो दे रखा है उसको निकाला,
जो Q1 लेट किया था उसकी जगह पे हमने यहां सिर्फ Q लेट कर रखा है, जिसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन प्रोवाइड कर रखी है। इसी तरीके से CP के ऊपर हमने निकाल रखा है। नेट के लिए हमने ये सब्ट्रैक्ट किया और सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर हम लोगों ने दे दिया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कहीं कोई मुश्किल नहीं। मैं समझता हूं ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेट फोर्स की बात हम लोग करेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। 11th का थोड़ा सा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे एडॉप्ट किया हुआ है, तो आई थिंक सो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं सिचुएशन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए कहता है टू पार्टिकल्स ईच हैविंग ए मास 5 ग्राम एंड चार्ज 1 × 10⁻⁷ कूलम stay in limiting equilibrium on the horizontal table with a separation of 10 cm then आप ये horizontal table बनाइए। इस horizontal table के ऊपर दो चार्जेस को प्लेस कर दीजिए। ये horizontal table, यहां पे पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज, 5 ग्राम इसका मास और चार्ज दैट इज 1 × 10⁻⁷। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल विद ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड टेबल इज सेम दैट इज म्यू। यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है? म्यू लग रहा है। अब वो कहता है फाइंड म्यू। ऐसा लगता है जैसे क्वेश्चन में कुछ क्या है, मिसिंग है। बिल्कुल कुछ भी मिसिंग नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाली बात है। जो डाटा उसने यहां दे रखा है वही डाटा इसके लिए भी है, दैट इज 1 × 10⁻⁷ कूलम और दैट इज अगेन 5 ग्राम और डिस्प्लेसमेंट तो आपके पास है। बड़ी सिंपल सी बात है, यहां दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, यानी हल्का सा भी कोई सा भी फोर्स अगर चेंज हुआ तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये यहां से डिस्प्लेस हो जाएंगे, यहां से हट जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा बच्चे, हमें सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकाल करके लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर प्लेस करना होगा। कर देते हैं, इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम ने अभी बताया था, हमने सिंपल सा ये दिया। डायरेक्शन की जरूरत हम लोगों को नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके अगेंस्ट ही फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। ये हमने कैलकुलेट किया, दैट इज अगर यहां देखेंगे तो देखिए चूंकि हमारा सीजीएस सिस्टम में था 10 सेंटीमीटर, तो उसको 0.10 में रिप्लेस किया हुआ है। इसी तरह से चार्ज हम लोगों ने प्लेस यहां पे किया हुआ है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स कैलकुलेट हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू इंटू mg होता है, सब लोग जानते हैं। म्यू हमारे पास अननोन क्वांटिटी है, मास ये है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ये है। कीप इन माइंड हमें यहां 5 ग्राम दे रखा है, तो एक्जैक्टली इट्स अ मास, नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट। ये वेट नहीं है, क्या है, मास है। तो मास है तो उसको मेरे को 9.8 से मल्टीप्लाई करके इसको वेट में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज ऑफ मेरे फॉर्मूले में क्या होता है, म्यू इंटू mg होता है। ओके, अब m में भी छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि g जो है वो CGSU सिस्टम में है, तो इसको SIU सिस्टम में मेरे को लाना ही होगा। तो एट ऑल फर्स्ट आई कन्वर्टेड इनटू SIU सिस्टम, then after I multiplied with gravitational acceleration, hence I get 0.049 mu Newton force according to limiting equilibrium condition। मैंने दोनों को आपस में बराबर किया तो आई होप सो ये आपको आंसर मिल गया। तो आसान क्वेश्चन था बच्चे, कोई मुश्किल क्वेश्चन मैं समझता हूं नहीं था। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नो डाउट अगेन एक बढ़िया सी बात, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यहां पे डाला हुआ है। तो
मैं समझता हूं वो जब तक क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन नहीं हो सकता। करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी मैथमेटिक्स की जरूरत है। चलिए, ए चार्ज कैपिटल Q इज टू बी डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ चार्जेस ऑन टू ऑब्जेक्ट्स सो दैट फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन बी मैक्सिमम। बस की कॉन्सेप्ट यहां छुपा हुआ है मैक्सिमम में। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी क्वांटिटी अगर मैक्सिमम है इट मींस इट इज एट द पीक। इसका मतलब ये कांस्टेंट होगी, और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। बस इस प्रॉपर्टी को, मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी को आप लोग यूज करेंगे और निश्चित रूप से आपको आंसर इसका मिल जाएगा। मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर देता हूं, बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है। जो की कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया कि अगर मेरे को मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमा की कंडीशन लगानी होगी, और मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है? मैक्सिमा की कंडीशन होती है बच्चे कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। चलिए, मैं यहां फोर्स की बात करता हूं। मेरे पास कैपिटल Q चार्ज था, इसमें से मैंने डिवीजन दिया। सपोज एक दूसरी बॉडी के ऊपर Q चार्ज मेरा ट्रांसफर हो गया। अब मेरे पास दो बॉडी हो गई, एक के पास हो गया Q माइनस स्मॉल q और दूसरी बॉडी के ऊपर हो गया Q। इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट सपोज मैंने R लेट कर लिया। इस डाटा को डालते हुए फोर्स निकाला, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब तक वो ना कहे हमें वैक्यूम ही ट्रीट करना है। स्मॉल q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q ओवर R स्क्वायर, ये हमने फोर्स निकाला। अब इसको हमें कांस्टेंट बनाना है, मैक्सिमम बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? dF ओवर dt। यार बच्चे यहां एक मिस्टेक करते हैं, बिना सोचे समझे लिखते हैं dF ओवर dr। डियर स्टूडेंट, विशेष रूप से हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फोर्स वेरी किसके ऊपर कर रहा है? कौन सी क्वांटिटी है जिसके ऊपर ये फोर्स हमारा वेरी कर रहा है? एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के ऊपर वेरी कर रहा है, यानी स्मॉल q की वैल्यू के ऊपर वेरी कर रहा है। तो मुझे यहां dr बिल्कुल नहीं लिखना, मुझे क्या लिखना है? स्मॉल q के टर्म्स में dq लिखना है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करता, मैं दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को कम या ज्यादा करके मैक्सिमम फोर्स की बात करता, तो मुझे फिर यहां dr लिखना था। यानी वेरिएबल मेरा अगर r है तो dr लिखूंगा, वेरिएबल अगर मेरा q है तो मैं यहां पे q लिखूंगा। बस अब इसके आगे मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है बच्चे, आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आपको आता है 2 मिनट के अंदर आंसर आपका आ जाएगा। नहीं आता है तो इंडिविजुअल टाइम लेकर के डिफरेंशिएशन मेरे से डिस्कस कर लेंगे या मैथ्स वाले सर से डिस्कस कर लेंगे। गुरदीप जी हैं, बड़ा अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, आप उनसे इस चीज को डिस्कस कर लिए कि कैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करें। अगर टाइम नहीं मिल पाता हो उनको तो मेरे पास आ जाइएगा, बट आई विल गिव यू इट इन स्पेशल और सेपरेट। ओके, अब यहां हमने एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन डाल रखे हैं। आई विल नॉट एक्सप्लेन these 2 questions, that is for homework for you and that is over of your class. next class में हम लोग आगे की बात पढ़ेंगे। थैंक यू।